आज की वीडियो में आंध्र प्रदेश सर्किल 2023 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। सेट डी का ये पेपर है। 2023 में सबसे शानदार जो क्वेश्चन पेपर था वो आंध्र प्रदेश सर्किल था, और किसी भी ईयर में सबसे शानदार कोई सर्किल पेपर बनाता है तो आंध्र प्रदेश ही बनाता है। इस बात की जानकारी होनी चाहिए। बहुत सारे सर्किल आंध्र प्रदेश का पेपर कॉपी भी करते हैं। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपके, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा था सर्विस स्टाम्प कैन बी यूज, जो आपका सरकारी टिकट होता है, सेवा वाला टिकट होता है, उसका उपयोग किया जाता है। बताइए पहला क्या बोला है? फॉर प्रीपेइंग ऑफिशियल फॉरेन मेल, बोल रहा है कि आधिकारिक विदेशी मेल का पूर्व भुगतान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरे ऑप्शन को आप देखेंगे तो आवक सरकारी अधिकारियों पर देय डाक शुल्क का भुगतान करने के लिए किया जाता है। या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में सभी। आपको ध्यान देना है कि जो ऑफिशियल फॉरेन आर्टिकल होता है उस पर प्री पेमेंट करने के लिए सरकारी टिकट का उपयोग किया जाता है। महत्वपूर्ण चीज यह है, एक जानकारी आपको बता दूं कि जो आवक आर्टिकल होते हैं, विदेशों से जो आर्टिकल भारत आते हैं, उन आर्टिकल पर आप सरकारी टिकट का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। मैंने क्या बताया? आवक आर्टिकल पर जो आर्टिकल इनवर्ड होगा उस पर किसी भी कंडीशन में सरकारी टिकट का उपयोग नहीं किया जाएगा। गाइड 2 के अनुसार बता रहा हूं, केवल और केवल जावक आर्टिकल पर एज पर पीओ गाइड 2 आप सरकारी टिकट का उपयोग कर सकते हैं। इसका ऑप्शन ए करेक्ट था। ऑप्शन ए ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है और बोला है जावक विदेशी पत्रों का अधिकतम भार क्या होगा। अगर आपको आउटवर्ड फॉरेन लेटर बोल रहा है, ध्यान रखिएगा 2 kg होगा। कभी आपसे एयर लेटर बोले, हवाई पत्र बोले तो भी 2 kg होगा। कभी आपसे सरफेस लेटर बोले तो भी 2 kg होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। बल्क बैग का अधिकतम और न्यूनतम वजन आपसे पूछा गया है। बल्क बैग का अधिकतम और न्यूनतम वजन आपसे पूछा गया है। बल्क बैग के जितने भी कंडीशन होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, और बल्क बैग के लिए कौन परमिशन जारी करता है ये बात भी पता होना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि बल्क बैग में न्यूनतम मतलब मिनिमम 5 kg, अधिकतम ध्यान रखिएगा 30 kg। एज पर पीओ गाइड जाकर देखिएगा नियम को कि कुछ ऐसे देश हैं जहां पर बल्क बैग की सुविधा नहीं होती है। बल्क बैग में होता क्या है? बल्क बैग में मुद्रित पेपर भेजे जाते हैं। इस बात की जानकारी होनी चाहिए, और एचओसी इसके लिए रिकमेंड करते हैं, परमिशन ग्रांट करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसी से संबंधित है कि द एप्लीकेशन बल्क बैग सिस्टम शुड बी मेड। यदि आपको बल्क बैग सिस्टम के लिए आवेदन करना है तो किसको किया जाना चाहिए? बल्क बैग का रजिस्ट्रेशन शुल्क सैन गुरु बता रहे हैं 750 रुपए। बिल्कुल सही है। एक और जानकारी सैन गुरु ने दे दी। सैन गुरु का धन्यवाद करिए आप सभी लोग कि एक और पॉइंट आपका क्लियर हो गया। कहानी ऐसी है कि क्वेश्चन से संबंधित अगर आपको कुछ जानकारियां मिल रही हैं तो उनको आपको कवर करना जरूरी हो जाता है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन और आंसर बस कवर करना, बहुत सारी चीजें। तो मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताया कि सर्किल के प्रमुख ऐसे कार्यालय के माध्यम से ऐसे बैग पोस्ट करने का आपको अथॉरिटी ग्रांट करेंगे। धन्यवाद सैन गुरु, और इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन है। अंधसाहित लेखों को क्या कहा जाता है? विदेश की कंडीशन में डिफरेंट टाइप के वर्ड हैं और आर्टिकल को दूसरे नाम से भी जानते हैं। रजिस्टर्ड को हम रिकमेंड बोल देते हैं। इसके अलावा एक होता है पेटिट पैकेट, इसके अलावा एक होता है अंधसाहित, और इसके अलावा एक होता है पारेबियन। जब अंधसाहित की बात आएगी तो इसको हम सीकोग्राम बोलते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। इसका मैक्सिमम वजन 7 kg होगा। याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था। अंध साहित्य में परंपरागत लिखावट की कोई भी चीजें नहीं भेजी जाती हैं। जो नॉर्मल में लिखी जाने वाली प्रक्रिया होती है उस प्रकार की चीजें अंध साहित्य पैकेट में नहीं भेजी जाती हैं। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ रहा होगा। ये इस प्रकार का आर्टिकल है, इस पर कोई चार्ज नहीं वसूल किया जाता।
केवल इस पर हवाई चार्ज ही वसूल किया जाता है। अगला है कि अमंग द वेरियस लेटर पोस्ट कैटेगरी कैन बी सेंड इनटू इंश्योर पोस्ट। देखिए, दो चीज बताता हूं, विदेश की कंडीशन में जो आर्टिकल होता है उसका ही दो ही कैटेगरी है। एक आपका लेटर पोस्ट का कैटेगरी है, दूसरा आपका पार्सल पोस्ट का कैटेगरी है। लेटर पोस्ट की कैटेगरी में डिफरेंट टाइप के आर्टिकल आ जाते हैं, जैसे आपका प्रिंटेड पेपर, स्मॉल पैकेट, इसके अलावा एरोग्राम आ जाता है, पोस्ट कार्ड भी आ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, पार्सल पोस्ट में पार्सल आता है और इसके अलावा इंश्योर्ड पार्सल आता है। ध्यान रखिएगा कि जो मैंने आपको बताया लेटर पोस्ट के डिफरेंट कैटेगरी बताए, तो उनमें से जितनी भी कैटेगरी बताई उनमें केवल लेटर का इंश्योरेंस किया जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, परीक्षा में फिर से रिपीट होगा, इस बात की जानकारी होनी चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। भाई साहब, विदेश डाक में केवल लेटर का ही इंश्योरेंस किया जाएगा, प्रिंटेड पेपर का नहीं करेंगे, स्मॉल पैकेट का नहीं करेंगे, पोस्ट कार्ड का नहीं करेंगे। इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्लेन अबाउट असेसमेंट ऑफ ड्यूटी आर डील विथ ओनली बाय द। अगर आपको असेसमेंट ड्यूटी से संबंधित शिकायत करनी है, कि सीमा शुल्क निर्धारण से संबंधित कोई शिकायत करनी है, आपको शिकायत कहां पे करनी पड़ेगी? क्वेश्चन नंबर 7 है कस्टम अथॉरिटी, अगला है फॉरेन पोस्ट या फिर ऑफिस ऑफ एक्सचेंज, सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस। इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपको लगता है कि जो कस्टम गणना किया गया है, कैलकुलेशन किया गया है, वो गलत है, वो सही नहीं है, तो आपको डायरेक्टली सीमा शुल्क अधिकारियों से बातचीत करनी है। ठीक है, डायरेक्टली आपको सीमा शुल्क अधिकारियों से ही बातचीत करनी है। चले अगले क्वेश्चन की ओर। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। अगला देखिएगा, अगला है कंप्लेन एंड इंक्वायरी रिगार्डिंग आर्टिकल ऑफ लेटर पार्सल इन फॉरेन पोस्ट मस्ट बी सबमिट बिफोर लैप्स ... काउंटिंग फ्रॉम द डे विच आर फॉलोइंग वाज पोस्टेड। एक बात बता दूं कि भाई, अगर विदेश का आर्टिकल है और शिकायत दर्ज करना है, तो पहला तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बता दो, एक जानकारी ये बता दो कि जो शिकायत और इंक्वायरी वाला रूलिंग दिया है वो कहां पे दिया गया है। ठीक है, डिफरेंट टाइप के सेक्शन हैं, अब ये बताओ कि किस सेक्शन में दिया है। पहली बात तो याद रखना है। दूसरी बात ये याद आपको रखना है, ध्यान रखिएगा कि जब भी आप लेटर और पार्सल से संबंधित कंप्लेन कर रहे हैं फॉरेन आर्टिकल में, तो आपको जिस दिन आपने पोस्ट किया है उस दिन को छोड़कर दूसरे दिन से 1 साल तक गिनती करना है, और 1 साल के भीतर आप कर सकते हो। ये मैंने बता दिया आपको लेटर का और पार्सल का। एक और बता देता हूं, मनी ऑर्डर का। मनी ऑर्डर का शिकायत जिस दिन से वो इशू किया गया उस दिन से लेकर 1 साल तक कर सकते हो। ऑप्शन सी इसका करेक्ट था। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला है 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए, लेटर, प्रिंटेड पेपर, स्मॉल पैकेट, ऑर्गेनाइजेशंस अब्रॉड एड्रेस टू प्लेस इंडिया कंटेनिंग एनी आर्टिकल प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंपोर्ट मस्ट बी ट्रांसफर। कि पत्र, इसके अलावा मुद्रित कागज, इसके अलावा स्मॉल पैकेट विदेश से भारत के स्थानों को संबोधित होते हैं। जो आयात से प्रतिबंधित कोई भी वस्तु शामिल है तो आर्टिकल किसको सौंपेंगे? जो आर्टिकल प्रतिबंधित है, ऐसे आर्टिकल किसको सौंपेंगे? आपसे सवाल इसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कस्टम डिपार्टमेंट को हम सौंप देंगे। चलिए, अगला 10 नंबर का क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो सेट शुड बी अंडर कस्टडी ऑफ। एक सेट का पोर्टफोलियो ... की हिरासत में होना चाहिए। पोर्टफोलियो होता क्या है? कभी आपसे सवाल पूछे तो पोर्टफोलियो होता क्या है? पोर्टफोलियो, ध्यान रखिएगा, एक प्रकार का बैग होता है जिस पर उपयोगी सामग्री, कहां पर उपयोगी, जो सेक्शन में उपयोग में लाई जाती है, वो सारी सामग्रियां, सुतली, धागा, सील, मोहर, इस प्रकार की सारी चीजें उस पर रखी जाती हैं। कुछ ऐसे आपके वस्तुएं रहते हैं, कंटेंट रहते हैं, जिनको सील बंद लिफाफे में रखकर उसको पोर्टफोलियो में रखते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये हमेशा या तो HSA मतलब हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट या फिर मेल गार्ड की अभिरक्षा में होता है।
आपने देखा होगा एक पेटी रहता है सेक्शन में, वही पोर्टफोलियो है। कई बार उसे पीएफ बोलते हैं और पीएफ का मतलब ही होता है पोर्टफोलियो। 11 नंबर क्वेश्चन है, पारेबियन लेबल और अ स्टाम्प इंप्रेशन इन ब्लू बियरिंग द वर्ड पारेबियन इज यूज टू मेंशन। मैंने आपको बताया कि विदेश डाक में डिफरेंट टाइप के शब्द यूज किए जाते हैं, जिसमें एक शब्द होता है पारेबियन। क्या है आपको समझ में आ रहा है? जहां पर आपको पारेबियन लिखा होगा और उस पर नीले रंग का हवाई लेबल लगा होगा, आपको समझ लेना है मेरे प्यारे दोस्त कि उस आर्टिकल को एयर के माध्यम से भेजना है, हवाई के माध्यम से भेजना है। आसान भाषा में क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है। अगला आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, एएमपीसी का मतलब पूछा है। देखिए एएमपीसी का मतलब पूछा है, कमेंट बॉक्स में उत्तर डालते रहिएगा। मेरा जो सवाल आपसे रहेगा कि एएमपीसी में जो लेटर सॉर्टिंग मशीन होता है, कौन कौन सा होता है? लेटर सॉर्टिंग मशीन होता है, मिक्स्ड मेल सॉर्टर होता है, ठीक है, एलएसएम होता है, एमएमएस होता है। क्या होती है कहानी? एलएसएम का गति क्या है, छांटने का प्रति घंटा गति क्या है, मुझे कमेंट बॉक्स बताइए। इसका फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूं। ए से होता है ऑटोमेटिक, ठीक है, ऑटोमेटिक। एम से होता है मेल, पी से होता है आपका प्रोसेसिंग और सी से होता है सेंटर, स्वचालित मेल प्रोसेसिंग सेंटर इसको बोलते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल इंदिमा का उत्तर सही है। एलएसएम जो होता है, लेटर सॉर्टिंग मशीन जो होता है, 30,000 या फिर उससे ज्यादा आर्टिकल पर आवर के हिसाब से सॉर्टिंग करता है। इसके अलावा अगर मिक्स्ड मेल सॉर्टर की बात करें तो मिक्स्ड मेल सॉर्टर 18,000 या उससे ज्यादा आर्टिकल सॉर्ट करता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। वर्तमान में ये मशीनें जो हैं वो दिल्ली और कोलकाता में काम कर रही हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का, और 13 नंबर क्वेश्चन रजिस्टर्ड पैकेट बैग आर। 13 नंबर क्वेश्चन है, बोला है रजिस्टर्ड पैकेट बैग आर अनयूजुअल, इसके अलावा ड्यू बैग ओनली इफ प्रेस्क्राइब, नन ऑफ द अबव, विच वन इज करेक्ट? ये कौन सा उत्तर इसका सही हो जाएगा? रजिस्टर्ड पैकेट बैग, उत्तर बताइएगा। ऑप्शन आपका बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रजिस्टर्ड पैकेट बैग आर ड्यू बैग, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नॉमिनल रोल का प्रिजर्वेशन पीरियड पूछ रहा है। देखिए प्रिजर्वेशन पीरियड से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, इस बात की गारंटी मैं आपको दिए दे रहा हूं, अभी से लिख के ले लो, ठीक है। प्रिजर्वेशन पीरियड से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इस बात की गारंटी मैं आपको दिए दे रहा हूं। क्या होता है भाई? ये स्थायी डॉक्यूमेंट होता है, परमानेंट डॉक्यूमेंट होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सबसे शानदार क्वेश्चन आंध्र प्रदेश सर्किल में ही पूछे जाते हैं, है ना। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो गया। चलो अगले क्वेश्चन को देखो। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर का, और दो स्टेटमेंट आपको दिए हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा रुकना है, थोड़ा दिमाग को ठंडा रखना है, उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चन हैं वो कहीं ना कहीं आपको कुछ सिखाकर जाएंगे, और इन क्वेश्चनों पर आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी है। देखिए क्या बोला है, जिन लेखों पर भारत सरकार की सेवा के बारे में लिखा हुआ है, मतलब ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस लिखा हुआ है, पते में सार्वजनिक आधिकारिक नाम पदनाम दोनों शामिल है, मतलब नाम भी शामिल है और उसका डेजिग्नेशन मतलब जो उसका पद है वो भी शामिल है। जब भी उस आर्टिकल को वितरित करना है, पुनः निर्देशित करना है, तो आपको कैसे उसको डील करना है। भले ही नामित व्यक्ति नामित नियुक्ति नहीं रखता या छोड़ चुका है, तो आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। दूसरा देख लेते हैं, जिन लेखों के ऊपर ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस लिखा हुआ है लेकिन उस पर डेजिग्नेशन मतलब पदनाम नहीं लिखा हुआ है, उन्हें प्राप्तकर्ता के नाम वितरित या पुनर्निर्देशित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 के जो दोनों स्टेटमेंट थे वो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही थे, ठीक है, वो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही थे, ये ध्यान रख लीजिएगा।
इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? ए जो है करेक्ट जवाब हो जाएगा। ए को मैं टिक कर देता हूं, ए को मैं टिक कर देता हूं और आगे चलता हूं। क्वेश्चन नंबर आपका 16, क्वेश्चन नंबर 16 शानदार क्वेश्चन। क्या बोला भाई साहब? देखिए, ई पासबुक सुविधा का उपयोग करने के लिए खाता धारक को अपने खाते से डॉट डॉट जुड़ा होना आवश्यक होता है। कि आपको ई पासबुक से देखना है कि आपने कितने ट्रांजैक्शन कर दिए, उसके बारे में ही सवाल आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, बताइए। ईमेल आईडी जरूरी है। इसके अलावा अगला बोला है पंजीकृत मोबाइल नंबर। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। मोबाइल नंबर जो है जरूरी होता है जब आप ई पासबुक की सुविधा लेना चाहते हैं तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 17 नंबर को देखिएगा, 17 नंबर में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 है, बताइए। डीओपी इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा डॉट डॉट के लिए उपलब्ध है। इस पर जो ऑप्शन दिए हैं इसमें एसबी को छोड़कर, सेविंग अकाउंट को छोड़कर 2024-2023 का एक एसबी ऑर्डर के हिसाब से ये सभी जो हैं वो ऑनलाइन खोले जा सकते हैं। ये सभी खाते ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से खोले जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि आपको अगर पूछे कि बंद कौन सा किया जा सकता है, देखिए इसमें एसबी को छोड़कर, सेविंग अकाउंट को छोड़कर ऑनलाइन सभी खाते खोले जा सकते हैं। इसके अलावा जब आपसे कभी पूछे कि क्लोज कौन सा किया जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है, मैं लिख देता हूं कि MIS, इसके अलावा SCSS, MSSC, ये 3 अकाउंट ऐसे हैं जिन अकाउंट को आप खोल तो सकते हो लेकिन इसे आप बंद नहीं कर सकते हो। बंद करने के लिए आपको डाकघर जाना पड़ेगा। इसका जो ऑप्शन था वो ए को छोड़कर बी, सी और डी करेक्ट था। ठीक है, 18 नंबर का क्वेश्चन है। कुछ आपको स्टेटमेंट दिए हैं, स्टेटमेंट में ध्यान देना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। विच द फॉलोइंग इज आर नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट। बताइए कि एनईएफटी के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है। आपको एनईएफटी के बारे में बताना है कौन सा सही नहीं है, और सही नहीं है का मतलब होता है कि गलत है। देखिएगा, एनईएफटी 24/7 उपलब्ध है, यह बात सही हो जाएगी। ठीक है, अगला देखिएगा। पंजाब नेशनल बैंक पीओएसबी ग्राहक को एनईएफटी सुविधा देने का प्रायोजक बैंक है। क्या यह सही है? भाई ये तो मुझे गलत लग रहा है। ठीक है, अगला देखिएगा। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से शुरू किए गए बाहरी एनईएफटी लेन देन के लिए, यह भी बात सही है। गलत मुझे लगा केवल 2 नंबर का। गलत कौन सा लगा? 2 नंबर का। 1 और 3 सही है, 2 गलत है, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी जो दोनों स्टेटमेंट थे वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। स्टेटमेंट को ध्यान रखिएगा भाई, वो स्टेटमेंट भी कई बार परीक्षा में रिपीट होंगे। ठीक है, अगला 19 नंबर का। आपने डाउट सेशन में कितनी बार डाल दिया इस क्वेश्चन को? ये सभी आइटम, पहली चीज आपको बता दूं कि फिल्म और ध्वनि वीडियो रिकॉर्डिंग ये विदेशों में नहीं भेजा जा सकता है, इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था। चलो 20 नंबर का क्वेश्चन है। अनएड्रेस मेल कैन बी सेंट। जो अनएड्रेस मेल होते हैं, बिना पते वाले लेख होते हैं, उनको भेजा जा सकता है। कौन से आइटम कहलाते हैं बताइए? बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट पोस्ट जो होता है, डायरेक्ट पोस्ट में आर्टिकल अनएड्रेस भेजते हैं। 1000 मिनिमम क्वांटिटी होगा। याद रख लीजिएगा, कभी भी आपको लेटर बॉक्स में पोस्ट नहीं करना है। और जो साइज होगा वो A3 आकार का होगा, ये भी आपको बता दूं। ठीक है, 1000 A3 साइज और
बिना पता हो लिखा हुआ। बिना पता लिखा का मतलब ये होता है कि कोई संस्था है, कोई बड़ी संस्था है, वहां पर डायरेक्टली उस संस्था का नाम लिखा, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं लिखा और आर्टिकल को भेज दिया, वैसा आर्टिकल को डायरेक्ट पोस्ट बोलेंगे। सी नंबर का ऑप्शन। कितना शानदार क्वेश्चन आंध्र प्रदेश सर्किल ने पूछा है। मैंने आपको वीडियो में बताया था पहले, थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि सबसे यूनिक पेपर अगर कोई सर्किल बनाता है तो आपका है आंध्र प्रदेश। 21 नंबर में इन्होंने पूछा है कि कोई भी ग्राहक है नवंबर 2022 से मार्च 2023 तक पोस्ट बॉक्स की सुविधा लेना चाहता है, तो उसके लिए किराया कितना देना पड़ेगा? बताइए बताइए कि कोई ग्राहक है नवंबर 2022 से, लिख देता हूं ताकि और भी आपको बात समझ में आ जाए कि नवंबर 2022 से मार्च 2023 तक पोस्ट बॉक्स की सुविधा लेना चाहता है, उसको 100 रुपया देना पड़ेगा। कैसे देना पड़ेगा? नवंबर 1, दिसंबर 2, जनवरी 3, फरवरी 4 और मार्च 5। 5 महीना हो गया। अब 5 महीना का हम कितना कैलकुलेशन करेंगे? 6 महीना वाला। 6 महीने में कितना पैसा लगता है भाई? 3 महीना में 50 रुपया और फिर उसके बाद 6 महीना में 100 रुपया, तो कितना हो जाएगा? 5 महीना बोलो या फिर आप 6 महीना बोलो। 5 महीना लोगे तो 6 महीना का ही पैसा चार्ज होता है, इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो 100 रुपया इसका करेक्ट जवाब, डी ऑप्शन करेक्ट जवाब। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1 नंबर का क्वेश्चन 22 नंबर में। चलो, आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज बताना है। मैं आपको आसान भाषा में क्वेश्चन समझाने का प्रयास करता हूं कि रजिस्ट्रेशन फीस बताना है। एक कंडीशन है कि आर्टिकल वीपी है, वीपी का कीमत 50 रुपए से अधिक नहीं है, और 50 रुपए से अधिक नहीं का मतलब होता है 50 के अंदर ही है। ठीक है, तो आपको बताना है। और तीसरा कंडीशन और है कि उस पर प्रिंटेड पेपर है, मतलब प्रिंटेड वाले आइटम है। 3 कंडीशन होता है, तब रजिस्ट्रेशन कितना लगता है भाई? अभी तक मुझे किसी सर्किल में देखने को नहीं मिला। अच्छा क्वेश्चन है, कम से कम अलग अलग क्वेश्चन तो पूछते हैं आंध्र प्रदेश सर्किल में। बहुत सारे सर्किल तो बस एक पिछले साल का पूरा का पेपर उठाकर कॉपी कर देते हैं, तो वो कम से कम इससे ये चीज का पता नहीं चलता पाता कि कौन स्टूडेंट पढ़ के जा रहा है और कौन बिना पढ़े जा रहा है। ठीक है, तो वही चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए कि अगर पहला कंडीशन, अरे सुनिएगा, कि आपका आइटम है वीपी। दूसरा कंडीशन कि आपका वीपी का कीमत है 50 रुपए से कम। तीसरा कंडीशन कि आपका वीपी है प्रिंटेड पेपर। सुनिएगा, रजिस्ट्रेशन शुल्क 17 रुपए नहीं लगता, बल्कि 2.5 रुपए में काम हो जाता है। एकमात्र ऐसा कंडीशन जिस पर रजिस्ट्रेशन शुल्क 17 नहीं लगेगा, केवल 2.5 रुपया लगेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। भाई साहब, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का, और आपको बोला है कि आपको डिस्काउंट रेट बताना है। डिस्काउंट रेट बताना है। एक ग्राहक है जो दिन में 200 स्पीड पोस्ट बुक करता है, तो आपको बताना है कि छूट कितना मिलेगा। अगर यह क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको समझा देता हूं, बता देता हूं कि भाई साहब कहानी क्या होती है डिस्काउंट की। डिस्काउंट की कहानी क्या होती है, क्या बोला है, ध्यान रखिएगा कि मैंने आपको बताया था कि यदि कोई कस्टमर 2000 से लेकर 1 लाख तक का बिजनेस देता है तो हम उसको 5% का डिस्काउंट दे देते हैं। यह बात तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब 1 लाख से ऊपर रहता है तो उसको हम 10% का डिस्काउंट देते हैं। अगर 200 स्पीड पोस्ट है तो आप अगर गणना करोगे तो भाई साहब मिनिमम कितना लगता है? 41 लगता है, तो 2000 से ऊपर चला जाएगा। अगर आर्टिकल लोकल है तो भी 2000 से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि लोकल में भी आपका कितना लगता है? 18 रुपया लगता है। ठीक है, ये बात तो आपको पता होना चाहिए। 18 रुपया लगता है तो ये भी 2000 का सीमा पार कर जाएगा। क्वेश्चन का आंसर था 5%। ठीक है, 5% जवाब था, क्योंकि जो लिमिट बता रहा हूं वो लिमिट जो है वो 2000 से लेकर 1 लाख के बीच में है। क्या क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है? क्या क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है?
लिमिट जो है 2000 से लेकर 1 लाख के बीच में है, इसी वजह से इसका उत्तर जो है वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसका उत्तर सी करेक्ट हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थम्स अप कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर का है। अंतरराष्ट्रीय स्पीड पोस्ट के संबंध में कौन सा सही नहीं है? अंतरराष्ट्रीय स्पीड पोस्ट के संबंध में कौन सा सही नहीं है? देखिए, अंतरराष्ट्रीय स्पीड पोस्ट में आपको ट्रैक और ट्रेस की सुविधा है, यह सही है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय स्पीड पोस्ट में यदि 300 एसडीआर से ज्यादा का मूल्य रहता है तो आपको यह बात पता है कि हम जो कस्टम शुल्क मतलब सीमा शुल्क घोषणा का फार्म यूज करते हैं, वो फार्म होता है CN 23 का। यह बात भी आपको पता है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। अगले विकल्प पर ध्यान दीजिएगा कि जो डॉक्यूमेंट होता है, 2 प्रकार के आइटम आप विदेश में भेज सकते हो स्पीड पोस्ट में। एक आपका डॉक्यूमेंट भेज सकते हो, एक आपका व्यापारिक सामान मतलब जिसे हम बोलते हैं मर्चेंडाइज वाले आइटम, उसको भेज सकते हो। तो क्या हमने ये पढ़ा है कि डॉक्यूमेंट यदि भेज रहे हैं तो क्या 130 एसडीआर मुआवजा मिलेगा? गलत है भाई साहब, ये गलत है। क्योंकि ध्यान रखिएगा कि जब भी डॉक्यूमेंट का नुकसान होता है तो जो आपने पोस्टेज दिया है वही आपको देते हैं। 130 एसडीआर वाला नियम यहां पे लागू नहीं होता है। कहां पे लागू होता है? तो व्यापारिक सामानों में लागू होता है। जो सामाने व्यापारिक होती हैं, जो पार्सल होते हैं, उन पर लागू होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी गलत, सी ऑप्शन करेक्ट। चलो, स्पर्श का पूरा फुल फॉर्म पूछा है, बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन, ध्यान से क्वेश्चन करिएगा और फटाफट से उत्तर डालते जाइए और जो क्वेश्चन समझाऊंगा उसको समझते भी जाइएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो इनको हवाई में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन पर टाइम देना है। ठीक है, जब इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाएंगे ना तो आपको भी थोड़ा सा क्वेश्चन समझ के देखना पड़ेगा। तो इस स्पर्श का फुल फॉर्म होता है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन एप्टीट्यूड रिसर्च इन स्टाम्प एज हॉबी। क्या कहानी होती है? कक्षा 6 से लेके कक्षा 9 तक, क्लास 6 से लेके क्लास 9 तक बच्चे इस पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, इन बच्चों का जो परसेंटेज होना चाहिए पिछली क्लास में, जो यूआर और ओबीसी कैंडिडेट हैं उनका 60 से ऊपर होना चाहिए और एसटी एससी के जो कैंडिडेट हैं उनका 55 से ऊपर होना चाहिए, तभी इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्कीम क्या कहती है? टिकटों के प्रति बच्चों में जागरूकता बढ़ावा देने के लिए डाक विभाग ये स्कीम चलाता है। स्कॉलरशिप स्कीम है तो पैसा भी मिलेगा, पैसा मिलता है 6000 रुपया सालाना। ठीक है, इसका उत्तर बी करेक्ट है। हमने बहुत सारी चीजों के बारे में चर्चा किया। अगला क्वेश्चन 26 नंबर का है। फिलाटेली जमा खाता 200 रुपया से खोला जाएगा। आसान क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जो एफडीसी वाले आइटम रहते हैं, फर्स्ट डे कवर जिस दिन जारी किए हैं उसके दिन से लगभग 1 सप्ताह महीने भर के अंदर आपको आपके पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेज दिए जाते हैं। जो व्यक्ति टिकट को कलेक्शन करने का शौक रखता है इस खाते को खुलवा सकता है। 200 इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर का है। वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर के संबंध में कौन सा सही है? वर्तमान में सर्विस बंद कर दी गई है। वर्तमान में सर्विस बंद कर दी गई है। भारत से चयनित विदेशों को पैसा भेजा जाता है, यह बात गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि इसमें 2500 यूएसडी अधिकतम सीमा है, यह बात सही है। 50,000 तक कैश में ले सकते हो, यह भी बात सही है। 20,000 तक के लिए केवाईसी आवश्यकता नहीं है, ये गलत हो जाएगा। 2 सही है, 2 नंबर का और इसके अलावा 3 नंबर का। ऑप्शन सी करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। 31 जनवरी 2024 से वर्तमान में ये सर्विस जो है वो बंद कर दी गई है। अगला जो क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है। 12 अक्टूबर 2022 को जो डाक टिकट जारी किया गया था उसका नाम था स्वर्ण जयंती। ठीक है, 28 का जो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो होगा बी नंबर का। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्टली चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
एक स्कीम का नाम सुना होगा आपने, अगर नहीं सुना तो मैं आपको सुना देता हूं। उस स्कीम का नाम है पीएम केयर। स्कीम में क्या होता है, जिन बच्चों के माता पिता कोविड के दौरान नहीं रहे उनके लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई कि भाई उनके खाते में हम कुछ पैसा जमा करेंगे, और पैसा जमा करेंगे जब बच्चा वयस्क हो जाएगा। वयस्क हो जाने का मतलब होगा कि उसने 18 साल की उम्र प्राप्त कर ली है, तो उसको उस पैसे को एमआईएस खाते में डाल दिया जाएगा। जो मंथली ब्याज मिलेगा उससे उसका पढ़ाई का खर्चा, उसका जीवन यापन, बाकी चीजें चलेंगी। तो गवर्नमेंट ने ये स्कीम लाया था, 10 लाख रुपए उस पर इन्वेस्ट करेंगे। क्या कहानी है कि भाई जो बच्चा अभी वयस्क नहीं है, मान लीजिए वो माइनर है, तो माइनर का अकाउंट किसके साथ खोलेंगे? माइनर का ज्वाइंट अकाउंट खोलेंगे। और ज्वाइंट अकाउंट किसके साथ खोलेंगे? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, स्कूल का हेड पोस्ट मास्टर, रिलेटिव, या फिर हेड पोस्ट मास्टर। ध्यान रखिएगा, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, डीएम जिसे बोलते हैं, जिसे आप कई बार कलेक्टर भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, उनके साथ ही इस अकाउंट को मेंटेन किया जाएगा। अगला 30 नंबर का क्वेश्चन है और बैन के बारे में पूछा है। 3 प्रकार का नेटवर्क यूज होता है, लैन होता है, बैन होता है, मैन होता है। लैन होता है, एक दुई कंप्यूटर में आपको नेट चलाना है तो लैन का उपयोग करिएगा। आपको 10 से 50 कंप्यूटर का उपयोग करना है, वैन का उपयोग करिएगा। ध्यान रखिएगा, वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, और वैन जो है एनआई से संबंधित है, और एनआई का जो वेंडर था 1.0 में वो सिफी था। इस बात की जानकारी भी आपको होनी बहुत जरूरी है। कमेंट बॉक्स में मुझे यह बताइएगा कि 2 टाइप का नेटवर्क हम डाक विभाग में यूज करते हैं। एक यूज करते हैं NSP1 और दूसरा यूज करते हैं NSP2। तो भाई ये बताओ कि NSP1 क्या है और दूसरा NSP2 क्या है। चलो अगला क्वेश्चन कवर करो, फटाफट से उत्तर सोचो, कमेंट बॉक्स में डालो। चलो अगला देखो, कौन सा विस्तार सही नहीं है, देख लेते हैं कौन सा विस्तार सही नहीं है। ठीक है, कोर CSI का बोला कोर सिस्टम इंश्योरेंस, कोर सिस्टम इंश्योरेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला गलत हो गया है। क्या होता है? कोर सिस्टम इंटीग्रेटर होता है। CBS क्या होता है? CBS आपका होता है कोर बैंकिंग सोल्यूशन, ये सही हो जाएगा। ठीक है, CIS क्या होता है? कोर इंश्योरेंस सोल्यूशन, इंटीग्रेशन बोला है, गलत हो गया। ठीक है, अगला बताइएगा। NI में नेटवर्क फॉर इंटरनेट गलत हो गया। क्या हमको गलत मिल रहा है? 1, इसके अलावा आपका गलत है 3 और 4। कहां पे भाई? डी में। डी लगाएंगे, आगे चलेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जो स्मार्टफोन सप्लाई किए गए थे डाकिया को, पोस्टमैन को, वो किस सेगमेंट के तहत आया था? IT 1.0 में 8 सेगमेंट था। 8 सेगमेंट में से एक आपका सेगमेंट था मेल ऑपरेशन हार्डवेयर का, तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट होगा। डिजास्टर रिकवरी सेंटर, जिसे DRC बोलते हैं, कहां पर स्थित है? कई बार फुल फॉर्म पूछा है, तो D से होता है डिजास्टर, R से होता है रिकवरी और C से होता है सेंटर। मैसूर में स्थित है, C ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, स्क्रीन पर है। मार्च 2022 से विभाग ने आगे के तकनीकी बढ़ावा देने के लिए IT इंफ्रास्ट्रक्चर उन्नयन प्रौद्योगिकी नवीनीकरण को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव किस माध्यम से दिया है? DOP IT रेवोल्यूशन 2.0, DOP मॉडर्नाइजेशन 2.0, IPB कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट 2.0, IT मैनेजमेंट 2.0। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। क्या बोलते हैं? DOP मॉडर्नाइजेशन 2.0। 35 नंबर क्वेश्चन है, POSB इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं को हम क्या बोलते हैं? POSB इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं को हम ई बैंकिंग बोलते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और वर्तमान में जितने भी खाते हैं सब इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से खोले जा सकते हैं। ठीक है,
सारे खाते खोले जा सकते हैं, बंद भी किए जा सकते हैं, लेकिन MIS, SCSS और MSSC ये क्लोज नहीं किए जा सकते। अगला है कि डाक विभाग जो है, जो IT परियोजना चला रहा है, उसका उद्देश्य क्या था? कि भाई इसको हम सभी विभाग के सभी डाकघर को हम कंप्यूटरीकृत करेंगे, विभागीय डाकघर और मेल डाकघर को, सभी डाकघर, मेल डाकघर, प्रशासनिक एवं अन्य कार्यालय। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। जो भी हम टेक्नोलॉजी ला रहे हैं उसका उद्देश्य था कि सभी डाकघर, साथ ही साथ मेल कार्यालय, साथ ही साथ प्रशासनिक कार्यालय और साथ ही साथ अन्य प्रकार के कार्यालय, सभी को कंप्यूटर से जोड़ना कर दें। इसका ऑप्शन सी करेक्ट था। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे था, कौन सा सही है? 37 नंबर का है, कौन सा सही है? देखिएगा, इंडिया पोस्ट के ATM बैंकों के साथ अंतरचालित हैं। अंतरचालित का मतलब होता है इंट्रा ऑपरेबल है। कमेंट बॉक्स में यह बता दीजिए कि भारतीय डाक का ATM जो है वो कब से इंट्रा ऑपरेबल हुआ। ठीक है, इंडिया पोस्ट के ATM केवल रिजर्व बैंक के साथ चलेंगे, इंडिया पोस्ट के ATM केवल जिला सहकारी समितियों के साथ चलेंगे। दोनों गलत है, सभी बैंकों के साथ अभी ये इंट्रा ऑपरेबल हो चुके हैं। इंट्रा ऑपरेबल का मतलब होता है कि किसी भी बैंक में जाके आप हमारे ATM का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन ए नहीं बल्कि बी करेक्ट है, क्योंकि बी में ए दिया है ना। ये भी समझना पड़ेगा कि एक नंबर का उत्तर है वो कहां पे दिया है। दर्पण का फुल फॉर्म पूछा है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जल्दी से बताऊंगा। डी से होता है डिजिटल, एड से होता है एडवांसमेंट, रू से होता है रूरल, इसके अलावा होता है आपका पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया। ठीक है, डिजिटल, एडवांसमेंट, रूरल, पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया, एक नए भारत के लिए ग्रामीण डाकघर की डिजिटल उन्नति। सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, बताइए कि GDS सहित विभाग के जो कर्मचारी हैं उनको ट्रेनिंग देना, उनको इस तकनीक के लिए कैपेबल बनाना, ये किस सेगमेंट का उद्देश्य था? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। CM जो है इसका जवाब करेक्ट हो जाएगा। CM मतलब चेंज मैनेजमेंट। चेंज मैनेजमेंट का उद्देश्य था कि ट्रेनिंग देना और पर्सनल मैनेजमेंट। ठीक है, सी ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चेंज मैनेजमेंट इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। CM इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलो अगला देखो, अगला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 40 नंबर का क्वेश्चन है। बोला है EMO में, EMO इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर में यदि आपको पाने वाले का नाम चेंज करवाना है, जैसे LS जो है, LS चौधरी का नाम, LS चौधरी के नाम में आपने मनी ऑर्डर दिया, अब मनी ऑर्डर हमको भेजना है सैन गुरु के नाम में, तो भैया पहले के कमीशन के बराबर दूसरा कमीशन देना पड़ेगा। ठीक है, जो भेजने वाला है वो नाम में परिवर्तन करवाता है, तो क्या करेंगे कि पहले जितना कमीशन दिया था उतना ही कमीशन आपको देना पड़ेगा। ऑप्शन डी करेक्ट है। 3 कंडीशन था, नाम में परिवर्तन, एड्रेस में परिवर्तन, और जो आपने मनी ऑर्डर भेजा है उसको आप डिलीवर नहीं करवाना चाहते, रुकवाना चाहते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, अंतरदेशीय वस्तुओं को रिकॉल करना है, बुलाया जाना है, वापस लेना है, तो क्या कंडीशन हो सकते हैं? प्रेस्क्राइब फी देना है, संभव है। अगर आर्टिकल नहीं डिलीवर हुआ है तो ही संभव है, तो पहला फीस देना पड़ेगा, और दूसरा आपको बताया है कि वितरित नहीं किया है तो संभव है। दोनों चीजें सही है, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, रिकॉल ऑफ आर्टिकल के संबंध में। अगला जो क्वेश्चन है कि डाकघर को अपने अलावा अगर किसी और व्यक्ति को, मैसेंजर को, अपने संदेशवाहक को आर्टिकल डिलीवर करना है, तो उसके लिए जो निर्देश दिया है, उसने लिखित में डाकघर में निर्देश दिया है, तो उस निर्देश की जो वैलिडिटी होती है वो 3 वर्ष की होती है। ऑप्शन डी करेक्ट है। 3 महीना नहीं बल्कि 3 वर्ष की होती है। जवाब डी करेक्ट होगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, वैल्यूएबल आर्टिकल को अगर वो आर्टिकल पोस्ट रेस्तांते
के नाम में संबोधित है आर्टिकल को 7 दिन ही रोकेगा। वीपी वाला आर्टिकल 7 दिन तक ही रहेगा, चाहे वो भले ही पोस्ट रेस्टेंटे में शामिल किया गया है। मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। अगला क्वेश्चन 44 नंबर का शानदार क्वेश्चन। अगर कोई आर्टिकल सैनिकों को संबोधित किया गया है, आर्टिकल नहीं पार्सल, व्हाट इज द रीडायरेक्शन फी इनलैंड पार्सल एड्रेस टू ट्रूप्स व्हेन रिडायरेक्ट टू अनदर डिलीवरी पीओ विद इन इंडिया? क्या कोई पार्सल यदि सैनिकों को संबोधित है तो अंतर्देशीय चार्ज लगता है? बिल्कुल नहीं लगता, हमने पढ़ा हुआ है। कोई पुनः निर्देशन शुल्क नहीं लगेगा। नो रीडायरेक्शन फी विल बी कलेक्टेड। क्या होता है, अगर अंतर्देशीय सैनिकों को संबोधित पार्सल के बारे में बताऊं तो ध्यान रखिएगा कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्देशीय पत्रकार्ड के बारे में क्वेश्चन है। अब बोला यह है कि अंतर्देशीय पत्रकार्ड यदि जो दिया गया नियम है, दिए गए नियम का पालन नहीं करते, वजन के बारे में, साइज के बारे में या अन्य कोई नियम बताया कि अंतर्देशीय पत्रकार्ड में ये वाली चीज आप नहीं भेजोगे, तो भाई उसको हम अंतर्देशीय पत्रकार्ड नहीं बल्कि लेटर मानेंगे और पत्र डाक का कमी का दुगुना चार्ज वसूल करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसा ही कंडीशन मुझे पोस्ट कार्ड का बता देना। यदि पोस्ट कार्ड दिए गए नियम का पालन नहीं करता तो उसको पोस्ट कार्ड नहीं बल्कि हम क्या ट्रीट करेंगे, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। अगला है वेदर इनलैंड पार्सल में कंटेन रिटर्न कम्युनिकेशन इनसाइट, कि क्या अंतर्देशीय पार्सल के अंदर कोई लिखित संचार हो सकता है? 47 नंबर क्वेश्चन है। क्या पढ़ा है हमने? क्या पढ़ा है? पढ़ा यह है कि पार्सल के अंदर एक कम्युनिकेशन होगा, एक से ज्यादा आप नहीं डाल सकते। तो कौन सा उत्तर? बी उत्तर। अ सिंगल रिटर्न कम्युनिकेशन ऑफ नेचर ऑफ अ लेटर हैविंग करेक्टर अ पर्सनल कम्युनिकेशन एड्रेस टू एड्रेसी पार्सल इज परमिसिबल। कि भैया पत्र डाक का एक कम्युनिकेशन डाल सकते हो, एक से ज्यादा डाला या डालने का संदेह है डाकघर के कर्मचारियों को, तो उस आर्टिकल को प्राप्तकर्ता की उपस्थिति में पोस्टमास्टर खोलेगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उसको हम डाकघर बुलाएंगे, इंटीमेशन जारी करेंगे। चलो 48 नंबर क्वेश्चन समझ लो। लेटर बॉक्स में पोस्ट नहीं करेंगे। क्या शानदार क्वेश्चन पूछा इन्होंने। ठीक है, फ्रैंक आर्टिकल लेटर बॉक्स में नहीं डालोगे, तो पहला हो गया। न्यायालय द्वारा सेवा टिकट के साथ भेजे गए पत्र भेजे जा सकते हैं, ये वाला आपका नहीं होगा। ठीक है, हमें बताना है कौन सा नहीं जाएगा। अपंजीकृत ये हो गया हमारा, ये भी नहीं जाएगा। मुद्रित पोस्ट कार्ड जा सकता है, फ्रैंक आर्टिकल नहीं जाएगा, और इसके अलावा यूआर नहीं जाएगा। यूआर का मतलब होता है अनरजिस्टर्ड पार्सल, है ना, यूआरपी बोल देता हूं, अनरजिस्टर्ड पार्सल। तो 1 और 3 ये दो चीजें आप लेटर बॉक्स में नहीं डाल सकते। कहां पे दिया हुआ है? डी में दिया हुआ है। चलो अगला देखो, 50 नंबर क्वेश्चन है। चलिए बताइए कि कोई लेटर है, कोई आर्टिकल है जिस पर पंजीकृत लिख दिया गया, कोई इनलैंड लेटर कार्ड है जिस पर पंजीकृत लिखा और लेटर बॉक्स में डाल दिया। पंजीकरण के लिए शुल्क का भुगतान डाक टिकटों के माध्यम से नहीं किया, टैक्स क्या लगाया जाएगा? आपको पता है कि कोई भी आर्टिकल है, यह आपका अंतर्देशीय आर्टिकल है, अंतर्देशीय पत्रकार है, आपने यहां पर लिख दिया पंजीकृत। याद रखना कि पंजीकृत लिख दिया और लिखने के बाद लेटर बॉक्स में डाल रहे हो, जो आपका चार्ज होगा वो डिलीवरी पर आपसे पंजीकरण का दुगुना चार्ज वसूल करेंगे। बात इंपॉर्टेंट है, बाकी जो तीनों बातें हैं वो गलत हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है कि दुगुना चार्ज, दुगुना रजिस्ट्रेशन फीस वसूल करेंगे, गाइड में हमने पढ़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है। बताइए कि कंडीशन फॉर डिलीवरी आउटवर्ड फॉरेन आर्टिकल इन कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन, बताना यह है कि गंतव्य देश में बाहरी विदेशी वस्तुओं की डिलीवरी के शर्तें क्या हैं। गंतव्य देश में
डेस्टिनेशन में वस्तुओं की डिलीवरी वहां का खुद का नियम के अनुसार होता है, वहां जो नियम सरकार बनाएगा उसके अनुसार होता है। भारतीय डाक उसके लिए जिम्मेदार नहीं होता है, यह भी बात सही है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कोई अनडिलीवर्ड आइटम हो गया तो अनडिलीवर्ड आइटम के जो नियम होते हैं वो भी उस देश के ऊपर निर्भर करेंगे, क्योंकि उस देश पर उस देश का शासन चलेगा, वहां का गवर्नमेंट जो नियम बनाएगा उसी के हिसाब से आर्टिकल पर कंट्रोल किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में डिपार्टमेंट के 50 क्वेश्चन किए हैं, मैं जीके का क्वेश्चन इस वीडियो में नहीं करवाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी आपको दी है समझ में आ गई है। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में डालिए, उसको हम सॉल्व करते हैं।